नमस्ते आदावर्ष, मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से। आज बचे हुए कल मैंने 1945 तक के उन तमाम घटनाओं की चर्चा की थी, 1940 से लेकर 1945 तक। आज 1940 में कैबिनेट मिशन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कैबिनेट मिशन के पश्चात आगे देखते हैं कहां तक, किन बिंदुओं तक हम लोग चर्चा कर पाने में सफल होते हैं। ऐसे आपको मैं बता दूं कि 4 तारीख से ऑनलाइन क्लास जो विधिवत 1-1 घंटा का 4 टीचर का रहेगा, वो 3 नहीं तो 4 टीचर का रहेगा, जो आपको 4 तारीख से वो शुरू होने जा रहा है। जो 11 बजे शुरू होगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 या 2 से 3 करके 2 टर्म करके पूरा किया जाएगा। वो आपको 4 तारीख से उसका शुरू होगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि रामांत एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को अब संपूर्ण मटेरियल को हम लोग दे रहे हैं। तमाम समस्याओं को झेलते हुए भी उन तथ्यों को आपके सामने परोसने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न न करे। तो अब उस आज ज़्यादा बोलने से पहले हम शुरू करते हैं 1940 कैबिनेट मिशन 1940। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में उत्पन्न विषम परिस्थिति को देखते हुए 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा निम्न सिफारिश प्रस्तुत की गई। अब जानते हैं इसमें 3 सदस्य थे। स्टोफर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे, स्टोफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी एलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। ये प्रावधान था कि सभी प्रांतीय असेंबलियों को 3 समूहों में बांटा गया। वर्ग 1 में सभी हिंदू प्रांत थे, जिसमें मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत शामिल थे। वर्ग 2 में सभी मुस्लिम प्रांत थे, जिसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध क्षेत्र शामिल था। वर्ग 3 में पूर्वी भाग के मुस्लिम प्रांत थे, जिसमें बंगाल एवं असम को शामिल किया गया था। इन तीनों वर्गों के प्रांत अलग से संविधान बनाए, ऐसा प्रावधान था। उसके बाद दूसरा है, आम चुनाव के बाद ये प्रांत इन वर्गों से बाहर आ सकते हैं तथा कोई भी प्रांत संविधान में रहने या उससे दोबारा जुड़ने के संबंध में स्वतंत्र था। तीसरा था, आपको रक्षा, संचार तथा विदेशी मामले में एक ही केंद्र की सत्ता का नियंत्रण होगा। रक्षा, संचार तथा विदेशी मामले में एक ही केंद्र की सत्ता का नियंत्रण होगा। चौथा था, सभी प्रांतों के पास अपनी स्वायत्ता होगी तथा वह केंद्रीय कानून को छोड़कर अपनी अधिशेष शक्ति का उपयोग कर सकेगा। पांचवा था, केंद्र में कार्यकारिणी तथा विधायिका का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों से किया जाएगा तथा केंद्रीय विधायिका में हिंदू मुस्लिम मुद्दों को वोट के आधार पर सुलझाया जाएगा। उसके बाद था, सभी रजवाड़े ब्रिटेन के नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा वे स्वयं इन प्रांतों के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह सभा कुल 389 सदस्यों की होगी, जिसमें 292 सदस्य प्रांतीय असेंबलियों से होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे तथा 4 सदस्य मुख्य कमिश्नर प्रांत से शामिल होंगे। देशी रियासतों के 93 सदस्य उनके द्वारा नामांकित किए जाएंगे तथा प्रांतीय असेंबलियों के 292 सदस्य एकल हस्तांतरित चुनाव प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। यह भी नियम बना दिया गया कि प्रांतीय असेंबली में हर 10 लाख की आबादी पर सीटों का बंटवारा होगा।
यानी प्रांतीय असेंबली में हर 10 लाख की आबादी पर सीटों का बंटवारा होगा। मैंने बताया कि प्रांतीय असेंबली में हर 10 लाख की आबादी पर सीटों का बंटवारा होगा। यह बंटवारा इस प्रकार किया जाएगा कि इससे पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रभावित न हो, पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रभावित न हो। नेक्स्ट है संघीय विषयों के अतिरिक्त समवर्ती विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। यानी संघीय विषय को छोड़कर जो समवर्ती विषय है वो होगा, जो समवर्ती विषय होगा एवं अवशिष्ट शक्तियां वह प्रांतों के पास होगी। 8वां, प्रांतों को कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ समूह बनाने की आवश्यकता होगी और प्रत्येक समूह समान रूप से लिए जाने वाले प्रांतीय विषयों को निर्धारित करेंगे। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। जुलाई 1946 में मंत्रिमंडलीय यानी कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों के 210 साधारण स्थानों में से कांग्रेस ने 199 स्थान जीते। कांग्रेस ने 199 स्थान जीते। बचे उनमें से जो 11 स्थान बाकी बचे थे उनमें से पंजाब की यूनिस्ट पार्टी के 2, स्वतंत्र पार्टी के 6, कम्युनिस्ट पार्टी के 1, जबकि दलित उद्धारक संघ ने 2 सीट जीते। मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित 78 स्थानों में से मुस्लिम लीग ने 73 स्थान जीत लिए। संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में ही हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। त्रिलोक बाबू 4 मई से बोर्ड का पूरी तरह से यूज किया जाएगा और विधिवत ऑनलाइन क्लास जो होता है 1 घंटा का बोर्ड और स्केच के माध्यम से होगा। आप चिंता न करें, बिल्कुल चिंता न करें। उसके बाद सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसको कहा जाता है। कैबिनेट मिशन की योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस कारणवश वायसराय ने नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसी समय मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की धमकी दी तथा 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और कहा गया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। परिणाम स्वरूप भारत में जबरदस्त दंगा हुई। दंगा की शुरुआत कलकत्ता के नोआखली से शुरू हुई, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। 24 अगस्त 1940 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। इस अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा की गई उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालचारी, सत्येंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, गजनफर अली और कवासजी होरमुख शामिल थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, परंतु वेबल के दबाव में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई। मुस्लिम लीग के शामिल होने से अंतरिम सरकार में शामिल 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सफायत खान को हटना पड़ा। इस अंतरिम सरकार ने नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति, पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि,
आसफ अली को रेलवे, सी राजगोपालचारी को शिक्षा, जबकि मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया। इटली के घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947, इटली की घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बढ़ते मतभेद को दूर करने के उद्देश्य से, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बढ़ते मतभेद को दूर करने के उद्देश्य से इटली ने घोषणा किया कि 3 जून 1948 के पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसी समय वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर आया, गवर्नर बनकर आया, जिसने 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। वह सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू से मिला, जवाहरलाल नेहरू के पश्चात महात्मा गांधी से मिला। महात्मा गांधी ने विभाजन को टालने के उद्देश्य से यह कहा कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जिसका जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने जमकर विरोध किया। अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मैं बंटवारे के खिलाफ हूं और रहूंगा। गांधी जी ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं भारत के विभाजन के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि बंटवारा हमारे लाश पर होगी। अंततः वे राजी हो गए और लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसमें पहला प्रावधान है हिंदुस्तान को दो भाग अर्थात भारतीय संघ और विदेशी संघ में बांटा गया तथा इन दोनों की सीमा निर्धारण से पहले पश्चिमी उत्तर प्रांत, असम का सिलहट और सिंध में जनमत संग्रह की बात की गई। हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले पंजाब एवं बंगाल की सीमा के निर्धारण की बात की गई तथा इसके लिए इन प्रांतों के विधानसभाओं को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव था। एक को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्ताव था। देखिए, विभाजन प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया। इस बैठक में कुल 218 सदस्य थे, जिसमें से 62 ने विपक्ष में वोट दिया। पंत ने कहा कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से किसी एक को चुनना है। पाकिस्तान या आत्महत्या में से किसी एक को चुनना है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन को पूर्णतः स्वीकार किया तथा कहा कि गांधी ने हमारी पीठ में छुरा मारा है। अबुल कलाम आजाद अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। आपको बता दें कि अबुल कलाम आजाद एकमात्र नेता थे जिन्होंने विभाजन का अंत तक विरोध किया था। 2 अप्रैल 1947 को गांधी वायसराय से मिले। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई 1947 को बिना किसी संशोधन के इसे हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास कर दिया गया। तत्पश्चात 18 जुलाई को स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अधिराज्य तथा 15 अगस्त 1947 को भारत अधिराज्य का जन्म हुआ। पाकिस्तान में शामिल प्रदेशों को छोड़कर शेष भाग भारत में मान लिया गया तथा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। स्वतंत्रता विधेयक पर अंतिम रूप से बीपी मेनन ने हस्ताक्षर किए। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल बने। भारतीय संविधान बनाने में की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 63,96,729 रुपए खर्च हुए। 63,96,729 रुपए खर्च हुए। ब्रिटेन के पश्चात सी राजगोपालचारी 1948 में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। 26 जनवरी
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। इस तमाम बातों को मैंने इसलिए बताया कि इसको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग सुन लीजिएगा। और 4 मई से जो ऑनलाइन विधिवत क्लास होने जा रहा है, उस ऑनलाइन विधिवत क्लास में चूंकि बोर्ड रहेगा, स्केच रहेगा, तमाम व्यवस्था कर ली गई है, उसके आधार पर क्लास चलेगी। तो स्वाभाविक है 11 बजे से क्लास शुरू होगा, तो निश्चित रूप से वह आपको ये लाभ करेगा ये चीज, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के तमाम उन पहलुओं की चर्चा मैंने कर दी। और चर्चा करने के पश्चात कम से कम दिमाग में एक खाका आपके दिमाग में आ गया कि क्या मॉडर्न इंडिया में किन किन बिंदुओं को पढ़ना है और किन किन बिंदुओं से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक चीज, अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको कि मैं अभी ही बता दूं इसको, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो आपको रहेगा। कल मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज सुभाष चंद्र बोस को बताने के पहले मैं आपको बता दूं लाल किला ट्रायल 1945, यानी INA के, इंडियन नेशनल आर्मी के 3 सैनिक शाहनवाज खान, प्रेम सहगल तथा गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल तथा गुरदयाल सिंह ढिल्लो पर नवंबर 1945 में देशद्रोह का मुकदमा चलाकर लाल किला में एक मुकदमा चलाया गया। चूंकि यह मुकदमा लाल किला में चलाया गया, इसी कारण बस इसे लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें बचाव पक्ष के वकील भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुण आसफ अली तथा जवाहरलाल नेहरू थे। वेबल ने तीनों को, यानी शाहनवाज खान, प्रेम सहगल तथा गुरदयाल सिंह ढिल्लो को मृत्युदंड की सजा दी। और जब इन तीनों सैनिकों को मृत्युदंड की सजा दिया गया तो इसके विरोध में जबरदस्त असंतोष का विकास हुआ पूरे भारत में। वेबल ने के इस मृत्युदंड की सजा के पश्चात इसी समय पूरे भारत में युवाओं में, विशेषकर युवाओं में यह नारा गूंजा कि लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। जब भारतीयों में तीव्र गति से इस तरह की अवधारणा बढ़ने लगी इन तीनों बंदियों के विरुद्ध जो आजाद हिंद फौज की ओर से लड़े थे और जिन पर लाल किला मुकदमा चलाया था, तो वेबल घबरा गया और इन तीनों के मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। वेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो इन तीनों को छोड़ दिया गया। उसके बाद है आपको 1946 का नौसैनिक विद्रोह। 18 फरवरी 1946 नौसैनिक विद्रोह। कारण खराब भोजन तथा रंग भेद की नीति। स्थान बंबई। जहाज का नाम HNIS तलवार। प्रारंभिक नेतृत्व BC दत्त। मूल नेतृत्व MS खान। विद्रोह दबाने का प्रयास करने वाला कमांडर एडमिरल गोडफे। धीरे धीरे नौसैनिक विद्रोह, जिसे रॉयल इंडियन नेवी शाही नौसैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, कराची, मद्रास, जबलपुर पहुंची। अंत सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने सैनिकों को समझा बुझाकर विद्रोह शांत किया। सैनिकों ने यह नारा दिया
सैनिकों ने नारा दिया कि हम अपने राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि अंग्रेजों के समक्ष। इस तरह 1940 का विद्रोह समाप्त हुआ और ऑलमोस्ट मैंने उन तमाम बिंदुओं की चर्चा कर दी जो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत था। आपको रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में सारे कैसेट्स हैं, उसको मेहरबानी करके पारा-पारी सो कैसेट को एक बार सुन लीजिएगा, मेहरबानी करके सुन लीजिएगा। सामने रहते तो हम बोलते भी, कसम भी दिलवाते, सुन लीजिएगा। और mcivilservice.com जो है वेबसाइट है हमारा अदम्य गुरुकुल का, उसमें सारे मटेरियल्स दिए गए हैं और दिए जाते रहेंगे भविष्य में। उसको भी उसमें से भी आप लोग देख लीजिएगा। रहमान mcivilservice.com पर देख लीजिएगा। और 4 मई से ऑनलाइन क्लासेज की पूरी व्यवस्था, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है उसकी पूरी व्यवस्था की जाती रहेगी। अब सुभाष चंद्र बोस है, कल हम सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करेंगे। क्योंकि आज सुभाष चंद्र बोस के चर्चा में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो सोच रहे हैं कि कल ही सुभाष चंद्र बोस खत्म कर दें, तो कल 1 हो जाएगा। 2 तारीख को आपको सैटरडे है, 3 को संडे है और 4 को मंडे शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं मंगलवार शुरू करता हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास सारी व्यवस्था की गई, तो मंडे से मैं शुरू कर दूंगा, स्केचिंग कर दूंगा सारी व्यवस्था कि क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद आप लोग के मार्ग में जो ये कोरोना वायरस के कारण जो बाधाएं आई हैं, बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आपके परिवार में छोटे छोटे बच्चे होंगे, सब व्यथित हैं, पागल अजीब टाइप का सबका मन कर रहा है, मेरा खुद मन कर रहा है, सबका मन कर रहा है कि इस, यानी कि जानबूझ के हम लोग कैद किए हुए हैं, इसलिए कि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और संकट के दिन आए हैं तो संकट के दिन जाएंगे भी। यह सृष्टि के द्वारा प्रारब्ध नियम है कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है 2 पल का, इसको चले जाना है। मेरे दोस्तों, यह संकट है, यह एक मुसीबत की घड़ी है। कोई नहीं सोचा था। युद्ध के पहले भी पृष्ठभूमियां बन जाती हैं कि युद्ध होने वाला है, फलाना है, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी वायरस के रूप में आया है जो पूरे विश्व में संकट का बादल इसने पैदा किया है और पूरे विश्व में इसने एक बहुत बड़ा व्यापक उथल पुथल लाने का काम किया है। जो किया हो, जिस देश ने किया हो, उसकी चर्चा हमारे राजनयिकों का काम है। हम लोग का काम है कि चाइना का सामान हम ना कभी खरीदते थे, आप लोग भी मत खरीदिएगा। तो ये है, लेकिन ये संकट आया है, इस संकट को झेलना पड़ेगा। हंस के झेलिए, मर के झेलिए, रो के झेलिए, मरिए काहे के लिए, वक्त है। 3-4 महीने का संकट है, जो 3-4 महीना तो रहेगा ही रहेगा, चाहे लोग कुछ कहें। 3-4 महीने के इस संकट को झेलिए और झेलने के बाद हम लोग फिर एक शपथ लें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अभी जो कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करने का जो आदेश है, वो हम लोग के लिए, स्वयं के लिए आदेश है, ना कि सरकार अपने लिए, कोई सरकार को कोई फ़ायदा होने जा रही है। ये हम लोग के लिए है। इस कंप्लीट लॉकडाउन का हम लोग पालन करें ताकि सरकार को इस समस्या के निराकरण करने की दिशा में जो सरकार प्रयास कर रही है सफल हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसका वैक्सीन बन जाए और जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण हो जाए। यह समस्या एक विकराल समस्या है जो राक्षस रूपी हमारे सामने आई है, यह जाएगी। और ऐसे भी इतिहास के छात्र होने के नाते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में मैंने देखा है कि कोई ना कोई समस्या आई है, लेकिन उस समस्या का हरण, नाश करने वाले का भी जन्म हुआ है। तो इस समस्या का नाश भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग से अनुरोध है कि इस समस्या को ओढ़ के अपने पढ़ाई को बाधा मत हो जाइएगा। ऑनलाइन क्लास में एक नया इतिहास रच देंगे हम। अगर ऑफलाइन क्लास में गुरु रहमान अपने पूरे गुरुओं के साथ
इतिहास रचने की क्षमता रखता है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों कि हम ऑनलाइन क्लास में भी एक नया इतिहास रच देंगे और तमाम उन बिंदुओं को आपके सामने ला के रख देंगे जो आपके परीक्षा में आएगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास 4 तारीख से 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। आप लोग हो जाइए तैयार। रहमास एम सिविल सर्विस यूट्यूब पर और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा चीज एक विधिवत क्लास के रूप में होगा। फिर जब समस्या का अंत होगा तो फिर ऑफलाइन भी चलेगा। लेकिन एक चीज तय हो गया कि ऑफलाइन के साथ साथ अब सालों भर जो लड़के दूर दराज के हैं, जो पटना आने में सफल नहीं हो पाते हैं और बिहार के बाहर के लड़के हैं, और बहुत जगह से हमको फोन आती है, राजस्थान से, उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, जगह जगह से, दिल्ली से, इवन की दिल्ली से फोन आता है। उन तमाम लोगों के लिए यह ऑनलाइन की प्रक्रिया यथावत चालू रहेगी, चलती रहेगी, जो 4 तारीख से शुरू हो रही है। और फिर जब पूरी समस्या समाप्त हो जाती है, कोरोना वायरस का आतंक समाप्त हो जाता है, तो फिर ऑफलाइन चलेगा। ऑफलाइन तो चलेगा ही, क्योंकि आप सामने रहेंगे, हम सामने रहेंगे। तो जब सामने सामने की बात होती है तो बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़ाई का ढंग दूसरा हो जाता है। तो ऑनलाइन भी हम लोग चलाएंगे और ऑफलाइन भी तो चल ही रहा था। अभी तो समस्या कारण ये हुआ है, ऑनलाइन भी एक नए ढंग से, नए अंदाज से, और प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल जो करता है वो नहीं, लेकिन उतना जरूर ऑनलाइन में करेंगे, ताकि कम से कम जब तक लॉकडाउन है, शिक्षकों का दाल चावल सब्जी की तो ऐसे भी छात्रों का कर्तव्य रहा है कि वो शिक्षकों के लिए आपको भिक्षावृत्ति करके लाते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में उतना वो करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करेंगे। और आप लोग भी करेगा। आप लोग पर किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रभाव न डालते हुए एक बेहतरीन ढंग से, एक नए जोश और जुनून के साथ आपके सामने संपूर्ण सिलेबस को प्रस्तुत करने का प्रयास ही नहीं, एक सफलतम प्रयास हम लोग करेंगे मिलजुल कर 4 तारीख से 11 बजे से। आप लॉकडाउन का पालन कीजिए। देखिए 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मुझे लग रहा है और पूर्ण विश्वास भी है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। लॉकडाउन की अवधि बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का केस मिल रहा है, और कोरोना केस जो मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि जान है तो जहान है। ये तो बात बिल्कुल सच है। और दूसरी बात कहा था माननीय प्रधानमंत्री, जान भी और जहान भी, तो नहीं, जान है तो निश्चित रूप से बालू से भी आदमी तेल निकालने की क्षमता रखता है। और हमने जिंदगी के वजूद को उस स्थान से शुरू किया है जहाँ सोच के रोआ खड़ा हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि आप जान है वाली बात को मानते हुए आप सबके पास चकचक मोबाइल है, और नहीं है तो कम से कम ये आप लोग दो दोस्त मिल के उसको आप लोग दिखेगा। और ये आपको जो इस ऑनलाइन क्लास है, उस ऑनलाइन क्लास का सारा व्यवस्था हम लोग आपको 4 तारीख को बता देंगे, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया, कि इसी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग का विषय का टेस्ट, सब्जेक्ट का टेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो होता है वो टेस्ट, साइंस का टेस्ट और करंट अफेयर्स का टेस्ट, तीनों का टेस्ट भी होगा। तीनों का टेस्ट भी होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ टेस्ट भी जरूरी है। क्योंकि जब लॉकडाउन समाप्त हो पूरी तरह से और कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह समाप्त हो, और जब हम लोग सामने आए तो कमजोर नहीं, किसी भी रूप से कमजोर नहीं, एक मजबूत अवस्था में उभर कर सामने आए। और सब इंस्पेक्टर हो, सचिवालय सहायक हो, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हो, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा हो, या आपको यूपीएससी की परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा सीडीएस की हो, सीपीएफ की हो, सीपीओ की हो, रेलवे की हो, यानी जो भी परीक्षाएं हो, उन संपूर्ण परीक्षा में हम लोग पूरी मजबूती के साथ उसका सामना करें और सफल हो। हम पूरे उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि क्लास नोट्स के साथ साथ
आपका टेस्ट, साइंस का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का टेस्ट विधिवत ढंग से ऑनलाइन से उस समय तक चलाते रहेंगे जब तक कि आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरु से गुरुकुल से फिलहाल ले रहे हैं ब्रेक। मिलते हैं कल सुभाष चंद्र बोस के साथ। सुभाष चंद्र बोस के साथ आप तमाम लोगों को से बस अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना रूपी राक्षस का अंत हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।